20 जनवरी 1857 को कलकत्ता के पास दमदम में एक मामूली लेकिन महत्वपूर्ण घटना घटी। हथियार घर में काम करने वाले एक दलित कर्मचारी ने एक उच्च जाति के सिपाही से पानी मांगा। सिपाही ने अहंकार भरे स्वर में कहा, तुम्हारा स्पर्श मेरे बर्तन को अपवित्र कर देगा। इस पर दलित युवक मुस्कुराया और जवाब दिया, अच्छा, तो तुम्हें अपनी ऊंची जाति पर बहुत गर्व है। बस तब तक रुको जब तक अंग्रेज तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस चबाने के लिए मजबूर न कर दें। फिर देखूंगा तुम्हारा ये जाति का अहंकार कहाँ जाता है। सिपाही यह सुनकर चौंक गया और बेचैन हो उठा। उसने यह बात अपने साथियों को बताई और जल्द ही यह खबर पूरे शहर में फैल गई। हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को जब पता चला कि नए कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो उन्होंने उन्हें इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। यह छोटा सा विरोध एक चिंगारी था जिसने जल्द ही पूरे भारत में 1857 के विद्रोह को जन्म दिया, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। इस विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार ने जांच की और पाया कि वास्तव में कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद सरकार ने आदेश दिया कि इन कारतूसों को बिना ग्रीस के कारतूसों के साथ बदल दिया जाए। ब्रिटिश को लगा कि बात आई गई हो चुकी है, मामला निपट चुका है, लेकिन तब तक सैनिकों में ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरी नफरत पैदा हो चुकी थी, जिसके और भी कई कारण थे। ईस्ट कंपनी पर आधारित हमारी सीरीज में हमने जाना था कि कंपनी सरकार की भारतीय सेना 3 भागों में विभाजित थी, बंगाल आर्मी, मद्रास आर्मी और बॉम्बे आर्मी। इनमें बंगाल आर्मी सबसे बड़ी थी, जिसमें 11,39,000 सैनिक थे। इन तीनों सेनाओं का नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया जाता था। ये अधिकारी भारतीयों के धर्म और जीवन शैली से घृणा करते थे और उन्हें बदलना चाहते थे। वह अक्सर अपने सैनिकों को बाइबल पढ़ाते थे ताकि उनका ईसाई धर्म में धर्मांतरण हो सके। 1856 में एक विवादास्पद कानून जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक भारतीय सैनिक के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह विदेश में ड्यूटी करने से इनकार न करे। उच्च जाति के हिंदू सैनिक समुद्र पार यात्रा करना पाप मानते थे और यदि उन्हें जाना भी पड़े तो वापस आकर वे पूजा अर्चना के माध्यम से स्वयं को शुद्ध कर लेते थे। इस पूजा का खर्च सरकार वहन करती थी, लेकिन नए कानून के तहत यह राशि रोक दी गई। नवनियुक्त सैनिकों के लिए पेंशन सुविधा भी समाप्त कर दी गई। इस नए अधिनियम से बंगाल सेना सबसे अधिक प्रभावित हुई, क्योंकि वहां उच्च जाति के हिंदू युवकों की संख्या 60% थी। इन सैनिकों को पहले से ही बंबई और मद्रास की सेनाओं की तुलना में कम वेतन दिया जाता था और ऊपर से पेंशन बंद होने से बंगाली सेना में पहले से मौजूद विद्रोह के संकेत और तीव्र हो गए। कंपनी सरकार ने भारतीय सेना के अलावा स्थानीय शासकों के साथ भी शत्रुता पैदा की। भारत में सैकड़ों छोटी छोटी रियासतें थीं, जिन पर ब्रिटिश सरकार की कठपुतली नवाबों और राजे महाराजाओं का शासन था। लॉर्ड डलहौजी ने स्थानीय शासकों से छुटकारा पाने के लिए हड़प नीति लागू की, जिसमें कोई भारतीय शासक निसंतान मर जाता था तो उसका राज्य कंपनी सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता था। इस नीति के तहत कई राज्यों को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, लेकिन जब यही सिद्धांत अंतिम मराठा पेशवा और झांसी राज्य पर लागू करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इसका विरोध किया। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने रिश्तेदार के बेटे धोंडू पंत को पेशवा की उपाधि देकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जिसने खुद को नाना साहब कहा। हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने नाना साहब को बाजीराव के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी। इससे उनकी पेंशन रोक दी गई और संपत्ति जब्त कर ली गई। नाना साहब ने बार बार मांग की कि उनकी पेंशन और संपत्ति बहाल की जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। इससे नाना साहब कंपनी सरकार का दुश्मन बन गया। इसी तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी हड़प नीति का विरोध किया था। उनके पति महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु 1853 में हो गई। उनकी कोई जीवित संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने एक रिश्तेदार आनंद राव के 5 वर्षीय बेटे को गोद लिया और उसका नाम दामोदर रखा और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। महाराजा की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने लॉर्ड डलहौजी से अपने दत्तक पुत्र दामोदर का उत्तराधिकार स्वीकार करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और राज्य जब्त कर लिया। इससे
लक्ष्मीबाई ने अपना राज्य पुनः स्थापित करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। लक्ष्मीबाई ने शुरू में हथियारों के बजाय कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने आगरा में एक वकील जॉन लैंग को एक पत्र लिखा और उसे झांसी बुलाया। उनकी मदद से उन्होंने कलकत्ता और लंदन में ब्रिटिश अधिकारियों से बार बार अपील की, लेकिन सब व्यर्थ गया। हुआ बस इतना कि रानी के लिए 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन तय कर दी गई। इसी बीच लक्ष्मीबाई के कुछ कर्मचारियों ने नाना साहब के साथ गुप्त बैठक की। लॉर्ड डलहौजी इस सब से बेखबर इक्ष्वाकु राज्यों पर कब्जा करने की फिराक में था। इस दौरान उनका सबसे बड़ा निशाना अवध राज्य था। अवध भारत में एक बड़ा मुस्लिम राज्य था, जिसकी राजधानी लखनऊ थी। नवाब वाजिद अली शाह वहां शासन करते थे। उनके वंशज राजगद्दी के उत्तराधिकारी थे, इसलिए व्यपगत का सिद्धांत उन पर लागू नहीं होता था। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य पर कब्जा करने के लिए आरोप लगाया कि नवाब की सरकार भ्रष्ट है और राज्य व्यवस्था को ठीक से नहीं चला रही है। जिसके बाद फरवरी 1856 में कंपनी की सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया। वाजिद अली शाह ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और लखनऊ छोड़कर कलकत्ता चले गए। राज्य के 60,000 सैनिकों को भी बर्खास्त कर दिया गया। अवध के लोग नवाब वाजिद अली शाह से बहुत जुड़े हुए थे, इसलिए उनके तख्ता पलट और राज्य के उन्मूलन के बाद वे कंपनी सरकार से बहुत निराश हो गए। इस घटना का प्रभाव सबसे बड़ी बंगाल आर्मी पर भी पड़ा। इस सेना में कम से कम 75,000 सैनिक अवध के थे। वे पहले से ही कम वेतन और धार्मिक मुद्दों के कारण विद्रोह कर रहे थे। राज्य के अंत से वे और अधिक क्रोधित हो गए। नवाब की पूर्व पत्नी हजरत महल राज्य को पुनः स्थापित कराने के लिए सक्रिय हो गई। उन्होंने नाना साहब सहित अन्य असंतुष्ट लोगों से भी संपर्क किया, जिससे विद्रोहियों और ब्रिटिश सरकार के विरोधियों का एक गठबंधन तैयार हो गया। इन तीनों के बाद ब्रिटिश सरकार का चौथा संभावित दुश्मन था बहादुर शाह जफर, 80 वर्षीय मुगल सम्राट और दिल्ली का शासक। बहादुर शाह जफर अपने बेटे जवान बख्त को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी दूसरी पत्नी के बेटे मिर्जा फखरू को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। मिर्जा फखरू की मृत्यु 1856 में हो जाती है। कहा जाता है कि जवान बख्त के उत्तराधिकार का रास्ता साफ करने के लिए जीनत महल ने उन्हें जहर दे दिया था। मिर्जा फखरू की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर ने फिर से जवान बख्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा, लेकिन कंपनी ने इसे अस्वीकार कर दिया। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जल रही थी। बहादुर शाह जफर, हजरत महल, नाना साहब और झांसी की रानी सभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। बंगाल सेना के हिंदू और मुस्लिम सैनिक भी विद्रोह कर रहे थे। आम लोग अंग्रेजों को विदेशी आक्रमणकारी मानकर उनसे नफरत करते थे। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि अंग्रेज ईसाई मिशनरियों के माध्यम से भारतीयों को ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच मुसलमानों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ एक गुप्त जिहाद आंदोलन चल रहा था। यह आंदोलन पेशावर से लेकर दिल्ली और बिहार के पटना तक भूमिगत रूप से सक्रिय था। भारत में ब्रिटिश शासन की शताब्दी आ रही थी और लोगों में इसके खिलाफ विद्रोह की भावना बढ़ रही थी। इस बीच एक रहस्यमय घटना ने लोगों को और भी भड़का दिया। चपातियां और पका हुआ मटन वितरित किया जाना लगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसका उद्देश्य क्या था। ऊपर से चर्बी वाले कारतूसों ने इस आग में घी का काम कर दिया। 29 मार्च को बैरकपुर में एक सैनिक मंगल पांडे ने अकेले ही विद्रोह शुरू कर दिया। उन्होंने अपने साथी सैनिकों को एकजुट करने का प्रयास किया और 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाई। मंगल पांडे की बहादुरी ने बंगाल सेना में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को और भड़का दिया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे भारत में विद्रोह की लहर फैला दी। जल्द ही दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और झांसी में विद्रोह भड़क उठा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो चुकी थी। बैरकपुर से 1500 किलोमीटर दूर मेरठ में 85 सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मई को भारतीय सैनिक अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर टूट पड़े। ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों का नरसंहार शुरू हो गया।
विद्रोही सैनिकों ने जेल पर भी हमला किया और कई कैदियों को मुक्त कर दिया। इसके बाद वे मेरठ से चले गए और दिल्ली जाने वाले मार्ग पर एक गांव में एकत्र हुए। अब वे दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, जहां मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में वो इस विद्रोह को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन क्या वे सफल हो पाएंगे? क्या मुगल सम्राट उनका नेतृत्व करने के लिए तैयार थे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए तैयार रहे। अगले एपिसोड में हम आपको 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की आगे की कहानी बताएंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में प्रवेश किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ऐतिहासिक कहानी पर बनी यह सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। और यहाँ देखें शहीद भगत सिंह की कहानी। धन्यवाद। ब्रिटिश हुकूमत के साये में कराहते भारत में धीरे धीरे बगावत की आग सुलग रही थी। कंपनी सरकार का जुल्म बढ़ता जा रहा था। किसानों पर भारी कर, जमींदारों की जब्त होती जागीरें और सबसे बड़ा अपमान, भारतीय सैनिकों को उनकी आस्था के खिलाफ मजबूर किया जाना। इस अन्याय के खिलाफ आक्रोश बढ़ता गया और जब चिंगारी मेरठ में भड़की तो यह सिर्फ एक बगावत नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए इनकलाब का पैगाम बन गई। 10 मई 1857 मेरठ के सैनिकों ने बंदूकों का रुख उन्हीं अंग्रेजों की ओर कर दिया जिनकी वर्दी पहन वे अब तक उनकी सेवा कर रहे थे। छावनी में विद्रोह की लपटें उठीं, जेलें तोड़ी गईं और अंग्रेज अफसर मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन यह विद्रोह यहीं रुकने वाला नहीं था। मेरठ के क्रांतिकारी सैनिकों ने कूच किया उस शहर की ओर जो पूरे हिंदुस्तान की धड़कन था, दिल्ली। दिल्ली जहां मुगलिया शान का आखिरी निशान बहादुर शाह जफर अब भी लाल किले में बैठे थे। अंग्रेजों की नजर में वह एक नाम मात्र के बादशाह थे, मगर हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के लिए वह बगावत का चेहरा बन सकते थे। दिल्ली पर कब्जा मतलब पूरे विद्रोह को एक वैधता देना। यही सोचकर मेरठ के सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन सवाल यह था, क्या दिल्ली इस बगावत को गले लगाएगी? क्या बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का नेतृत्व करने को तैयार होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंग्रेज इस शहर को इतनी आसानी से छोड़ देंगे? यही सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो स्वागत है आपका कीप बीइंग जिज्ञासु पर। यह है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का एपिसोड 2, जहां अब कहानी उस ऐतिहासिक दिन की ओर बढ़ रही है जब दिल्ली का किला बगावत के नारों से गूंज उठा। दिल्ली यमुना के पश्चिमी तट पर बसा एक ऐतिहासिक शहर 14 विशाल द्वारों और एक मजबूत किले से घिरा था। इसके उत्तर पश्चिम में एक ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र था जिसे अंग्रेज रिज कहते थे। इसी पर फ्लैगस्टाफ टावर खड़ा था, एक सफेद गुंबददार इमारत। यह इमारत ब्रिटिश सेना के संचार के लिए बनाई गई थी और यहां से वे अपने संदेश भेजते और प्राप्त करते थे। मेरठ में अंग्रेज अफसरों की हत्या कर चुके भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंच चुके थे। यमुना के किनारे खड़े हुए इस शहर को देख रहे थे। उन्होंने सबसे पहले नदी के पूर्वी तट पर बने टोल टैक्स कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। 2 अंग्रेजों को मार डाला और फिर नावों पर यमुना पार कर शहर की दीवारों तक पहुंच गए। लाल किले में बहादुर शाह जफर को खबर मिली। उन्होंने फौरन शहर के सभी दरवाजे बंद करने का आदेश दिया। अंग्रेज अफसर भी भागकर दरवाजे बंद करने पहुंचे, लेकिन दक्षिणी द्वार खुला रह गया। यही रास्ता विद्रोहियों को दिल्ली के भीतर ले आया। शहर में घुसते ही विद्रोहियों ने अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला बोल दिया। उन्होंने दरियागंज में कई हवेलियां फूंक दी। अंग्रेजों को अब एहसास हो गया था कि दिल्ली उनके हाथ से निकल रही है। कुछ अंग्रेज किसी तरह भाग निकले और फ्लैगस्टाफ टावर में शरण ली, लेकिन कई अफसर और उनके परिवार बच नहीं सके। दूसरी ओर दिल्ली के हथियार घर में भारी विस्फोट हुआ। विद्रोही इस हथियार घर पर कब्जा करते इससे पहले ही लेफ्टिनेंट जॉर्ज विलोभी और उसके साथियों ने इसे उड़ा दिया। इस धमाके में 25 विद्रोही सैनिक और 400 नागरिक मारे गए, जबकि अंग्रेज अधिकारी केवल 3 ही मरे गए। इस धमाके के बावजूद बचे हुए कुछ हथियार विद्रोहियों के हाथ लग गए। अब शहर पर पूरी तरह से विद्रोहियों का कब्जा था। ब्रिटिश सेना, कुछ ब्रिटिश नागरिक और कुछ वफादार भारतीय फ्लैगस्टाफ टावर में जमा हुए और वहां से अंबाला की ओर निकल पड़े। दिल्ली, जो कभी अंग्रेजी हुकूमत के अधीन थी, अब बगावत का गढ़ बन चुकी थी। लेकिन यह आजादी की पहली जीत एक बड़े युद्ध की शुरुआत थी। विद्रोही चाहते थे कि बहादुर शाह जफर उनका संरक्षक बने ताकि उनका संघर्ष एक वैध युद्ध बन सके।
इसी के चलते विद्रोही लाल किले में घुसे और सम्राट से उनका नेतृत्व करने की गुजारिश की। लेकिन बहादुर शाह जफर इस उथल पुथल से परेशान थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सैनिकों ने बार बार आग्रह किया, लेकिन बादशाह चुप रहे। उनकी बेरुखी से विद्रोही भड़क उठे और महल के बाहर हवाई फायरिंग करने लगे। जब हालात बिगड़ने लगे तो बादशाह बाहर आए और पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? सैनिकों ने कहा कि उन्होंने मेरठ में अंग्रेजों को मार दिया है और अब उनकी शरण में है। बादशाह ने दो टूक कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुमने जो कुछ किया वह तुम्हारी मर्जी थी। विद्रोही निराश हो गए। उन्होंने कहा, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम सब मारे जाएंगे। बादशाह ने समझाया कि उनके पास ना सेना है, ना हथियार, ना पैसा। वे मदद नहीं कर सकते, लेकिन सैनिकों को बस उनका नाम चाहिए था। उनके नाम के सहारे वे अंग्रेजों से युद्ध छेड़ सकते थे। सम्राट को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया तो वे उनके खिलाफ भी हो सकते थे। मजबूरन उन्होंने सिंहासन पर बैठकर सैनिकों का समर्थन स्वीकार कर लिया। विद्रोही नेता बारी बारी से उनके सामने झुके और उनके प्रति वफादारी प्रकट की। इसी के साथ दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम औपचारिक रूप से शुरू हो गया। अंग्रेजों ने फिलहाल दिल्ली छोड़ दी थी, लेकिन वे जानते थे कि बिना दिल्ली पर कब्जा किए वे इस विद्रोह को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए कंपनी सरकार ने इसे अपना पहला लक्ष्य बना लिया। लेकिन उससे पहले उन्हें पंजाब की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, क्योंकि वहां भी विद्रोह की लपटें उठने लगी थीं। 19वीं सदी के पंजाब में भारतीय पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा हिस्सा शामिल था। इसका मतलब था कि पंजाब की सीमाएं अफगानिस्तान से दिल्ली तक फैली थीं। पंजाब ब्रिटिशों के लिए विद्रोह को दबाने का मुख्य स्थान था, लेकिन यहां भी बड़ा विद्रोह पनप रहा था। भारतीय सैनिकों ने लाहौर पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, जिससे ब्रिटिश शासन हिल सकता था। लेकिन पंजाब के सैनिकों को दिल्ली में विद्रोह के बारे में नहीं पता चला, जबकि अंग्रेजों को समय रहते यह खबर मिल गई। यह टेलीग्राफ की वजह से था, जिसने पंजाब में अंग्रेजों को विद्रोह की जानकारी भारतीयों से पहले दे दी। 11 मई को जब विद्रोहियों ने दिल्ली पर हमला किया तो अंग्रेजों ने अंबाला को एक तार भेजा, जिसमें लिखा था कि उनकी सेना घेर ली गई है। यह संदेश लाहौर तक डया, सार, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी के पास पहुंचा। उन्हें खुफिया सूचना मिली कि मियां मीर छावनी की सेना में 4000 भारतीय सैनिक विद्रोह की योजना बना रहे थे, जिससे लाहौर पर कब्जा किया जा सकता था। अगर यह विद्रोह सफल हो जाता तो लाहौर और पंजाब अंग्रेजों के हाथ से निकल सकते थे। रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी ने खतरे को भांपते हुए मियान मीर गैरिसन में पहुंचकर कमांडर ब्रिगेडियर स्टुअर्ट कॉर्बेट को सूचित किया। कॉर्बेट ने खुफिया जानकारी जुटाई और पाया कि भारतीय सैनिक 15 मई को लाहौर किले पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। 12 मई तक कॉर्बेट ने सारी जानकारी जुटा ली और 13 मई की सुबह भारतीय सैनिकों को परेड के लिए कतार में खड़ा कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों को स्थिति के बारे में बताया गया, लेकिन उन्हें अनजान बने रहने का दिखावा करने को कहा गया। 12 मई की शाम को एक पार्टी का आयोजन हुआ, जिससे भारतीय सैनिक संतुष्ट थे कि अंग्रेजों को उनकी योजना का पता नहीं है। 13 मई को जब भारतीय सैनिक बिना बंदूक लोड किए परेड ग्राउंड पहुंचे तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि अंग्रेजों ने 12 भरी हुई तोपों से निशाना साधा था और 600 ब्रिटिश सैनिक तैयार खड़े थे। ब्रिगेडियर कॉर्बेट ने भारतीय सैनिकों से कहा कि उनका सम्मान और प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए उन्हें हथियार डाल देने चाहिए। 4000 भारतीय सैनिकों ने बिना गोली चलाए अपने हथियार अंग्रेजों को सौंप दिए। इसके बाद लाहौर किले पर तैनात 500 सैनिकों का निरस्त्रीकरण भी आसानी से हो गया। अंग्रेजों ने दिल्ली खो दी थी, लेकिन 2 दिन में लाहौर और पंजाब पर नियंत्रण पा लिया। इसमें टेलीग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने अंग्रेजों के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को एकजुट किया। इसी दौरान जनरल एंसन 15 मई को शिमला से अंबाला पहुंचे, जहां से उन्हें इस विद्रोह को कुचलने ले लिए दिल्ली जाना था। लेकिन 3000 ब्रिटिश सैनिकों की सेना दिल्ली पर हमला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऊपर से और गर्मी और ब्रिटिश फौज में फैले हैजे ने यात्रा को कठिन बना दिया। अंग्रेजों की सेना अंबाला में ही फंस गई, लेकिन 24 मई को वे रवाना हुए और करनाल पहुंचे। वहां जनरल एंसन हैजे से मर गए और जनरल हेनरी बर्नार्ड ने सेना की कमान संभाली। अब यह सेना दिल्ली की ओर बढ़ी, लेकिन दिल्ली में भारतीय सैनिक भी पूरी तरह तैयार थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह ने भारतीय सैनिकों को संरक्षण दिया और जल्द ही दिल्ली में 30,000 सैनिक इकट्ठा हो गए। ब्रिटिश फील्ड फोर्स केवल 3 से 4,000 सैनिकों में सीमित थी, जो भारतीय सैनिकों से 10 गुना कम थी। बहादुर शाह ने भारतीय सेना का नेतृत्व नहीं किया,
लेकिन उनका संरक्षण बना रहा। उनकी जगह उनके 29 वर्षीय बेटे मिर्जा मुगल ने सेना की कमान संभाली। मिर्जा मुगल एक कुशल प्रशासक और कमांडर थे। उन्होंने शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए श्रमिकों को काम पर रखा, जिन्होंने दिल्ली की दीवारों को मजबूत किया और वहां तोपें तैनात की। जब मिर्जा मुगल को ब्रिटिश फील्ड फोर्स के आगे बढ़ने की खबर मिली तो उन्होंने दिल्ली से कुछ दूर बदली इन नामक स्थान पर मोर्चा लेने का निर्णय लिया। यह स्थान दलदल से घिरा हुआ था और यहां 30 तोपें तैनात की गई। 8 जून को ब्रिटिश फील्ड फोर्स ने हमला शुरू किया। गोलाबारी के दौरान कई ब्रिटिश सैनिक मारे गए, लेकिन बाद में ब्रिटिश पैदल सेना और घुड़सवार सेना ने सीधे हमला किया, जिससे भारतीय सेना की गोलाबारी बंद हो गई। ब्रिटिश सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को घेर लिया और कई मोर्चों से हमला किया। भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक होने के बावजूद उनका सैन्य अनुशासन कमजोर था। बदले की भावना से प्रेरित ब्रिटिश सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। मिर्जा सुल्तान ने स्थिति को देखते हुए पीछे हटने का निर्णय लिया और दिल्ली वापस लौटने के लिए निकल पड़े। इसके बाद बाकी भारतीय सेना भी पीछे हट गई। अंग्रेजों ने विद्रोहियों के तोपों और हथियारों को कब्जे में लिया और आगे बढ़ते हुए गैरीसन और रिज पर कब्जा कर लिया। अब दिल्ली उत्तर से घिर चुकी थी और अंग्रेजों ने पहाड़ी पर तोपें लगाकर शहर पर बमबारी शुरू की। हालांकि अंग्रेजों को पहली सफलता तो मिली, लेकिन शहर पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए उनकी सेना अपर्याप्त थी। इसके लिए उन्हें पंजाब से और सैनिकों का इंतजार करना पड़ा। लेकिन पंजाब से सुदृढ़ीकरण लाना आसान नहीं था, क्योंकि अब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह फैल चुका था। मध्य और उत्तरी भारत के कई हिस्से विद्रोहों की चपेट में थे। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल के बेटे बिरजिस कद्र को गद्दी पर बैठाया गया। वहीं मराठा पेशवा नाना साहब ने कानपुर पर कब्जा कर लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे दामोदर के नाम पर शासन संभाल लिया। कानपुर और लखनऊ में सैकड़ों ब्रिटिश नागरिकों और उनके भारतीय वफादारों को स्वतंत्रता सेनानियों ने घेर लिया था। इस दौरान एक घटना घटी जिसने अंग्रेजों को हिला दिया और ब्रिटेन में बदला लेने की आवाजें उठने लगीं। यह घटना क्या थी और दिल्ली पर विजय प्राप्त करने में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या थी? यह सब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की अगली कड़ी में दिखाया जाएगा। इस सीरीज को शुरू से जानने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और यहां देखें ईस्ट इंडिया कंपनी पर आधारित हमारी ऐतिहासिक सीरीज। धन्यवाद। कानपुर का सती चौरा घाट, गंगा की लहरों पर तैरती नावें, आसमान में धधकती आग और अंग्रेजों की चीखें। 27 जून 1857 का वह दिन जब गोलियों की बौछार और जलती हुई नावों ने इतिहास की सबसे रक्त रंजित घटनाओं में से एक को जन्म दिया। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। कानपुर के बीबी घर में कैदियों का संहार, झांसी और दिल्ली में खून की लकीरें और अंग्रेजों के प्रतिशोध की आग ने पूरे विद्रोह को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। क्रांतिकारियों की ताकत बढ़ रही थी, लेकिन अंग्रेजों की पकड़ भी मजबूत हो रही थी। जासूसों का जाल, नेतृत्व की कमजोरियां और अंदरूनी संघर्षों ने इस संग्राम को और भी जटिल बना दिया। लेकिन तभी एक नया नाम उभरा, वह सेनानी जिसने दिल्ली के क्रांतिकारियों को नई उम्मीद दी। क्या वह सेनानी वाकई इस विद्रोह का उद्धारक साबित होगा, या फिर उसकी किस्मत भी उन्हीं भूलों का शिकार होगी जो 1857 की क्रांति को कमजोर कर रही थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं कीप बीइंग जिज्ञासु और इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे कानपुर से दिल्ली तक की उन घटनाओं के बीच जिन्होंने इस विद्रोह को निर्णायक मोड़ दिया। अगर आप इतिहास के इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां हर मोड़ पर एक नई साजिश, एक नया संघर्ष और एक नया बलिदान हमारा इंतजार कर रहा है। 27 जून 1857 कानपुर। गंगा के तट पर स्थित सती चौरा घाट, एक ऐसा स्थान जहां उस दिन इतिहास लहू और लपटों से लिखा गया। नाना साहब पेशवा ने 757 में अंग्रेज पुरुष, महिलाएं और बच्चे
को इलाहाबाद तक सुरक्षित जाने का वचन दिया। 40 नावें तैयार कराई गईं और नाना के सैनिक घाट की ऊंचाइयों पर तैनात हो गए। लेकिन जैसे ही नावें रवाना हुईं, अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। नाविकों ने टार से आग लगा दी और नावें धू धू कर जल उठी। घबराए अंग्रेजों ने भागते हुए नाविकों पर गोली चलाई, लेकिन ऊपर से भारतीय सैनिकों ने और तीव्र प्रहार कर दिया। तलवारें, संगीनें और गुस्से से धधकते क्रांतिकारी। किनारे पर खदेड़े गए अंग्रेजों को घेर लिया गया। सैकड़ों मारे गए और जो जीवित बचे उन्हें बंदी बना लिया गया। इन कैदियों को कानपुर के बीबी घर हवेली में रखा गया। जुलाई का महीना और ब्रिटिश सेना की वापसी की आहट से कानपुर में हलचल मची हुई थी। नाना साहब ने क्रांतिकारियों से स्थिति संभालने को कहा, लेकिन जो हुआ उसने इतिहास में एक भयावह अध्याय जोड़ दिया। 260 कैदियों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, को मार दिया गया। उनके शवों को हवेली के कुएं में फेंक दिया गया। यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और इसने ब्रिटिश सेना के प्रतिशोध को और भी भयावह बना दिया। कानपुर के बाद अगला बड़ा कांड झांसी में हुआ। वहां भारतीय सैनिकों ने 55 यूरोपीय नागरिकों को सुरक्षित रास्ता देने का वादा किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले उनका संहार कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 52 ब्रिटिश नागरिकों को अपने महल में शरण दी, लेकिन जैसे ही यह खबर विद्रोही सैनिकों तक पहुंची, वे उन्हें मारने के लिए लाल किले में घुस आए। मुगल सम्राट ने विनती की, स्त्रियों और बच्चों पर हाथ मत उठाओ, वरना ईश्वर का प्रकोप हम पर पड़ेगा। लेकिन क्रोध से अंधे विद्रोहियों ने सम्राट की बात अनसुनी कर दी और उन 52 फिरंगियों को महल में ही मार दिया गया। कानपुर, झांसी और दिल्ली की इन घटनाओं को ब्रिटिश प्रचार तंत्र ने हथियार बना लिया। इंग्लैंड के अखबारों में भारतीय क्रांतिकारियों को राक्षस बताया गया। ब्रिटिश सैनिकों का नया युद्ध घोष बना, रिमेंबर द कानपुर। यह नारा प्रतिशोध का प्रतीक बन गया। जुलाई में ब्रिटिश सेना ने नाना साहब को पराजित कर कानपुर पर फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन उनका असली लक्ष्य अभी भी दिल्ली था। ब्रिटिश सेना की नजर हिंदुस्तान की धड़कन दिल्ली पर थी, जिस पर काबू पाने में वो अभी तक असफल थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में भारतीय सैनिक शहर की रक्षा के लिए डटे हुए थे, लेकिन सवाल था, क्या वे अंग्रेजों को रोक पाएंगे? पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अंग्रेजों की दिल्ली फील्ड फोर्स ने शहर के उत्तर में एक पहाड़ी और छावनी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी संख्या। अलग अलग शहरों से और सैनिक बुलाए गए, जिससे उनकी संख्या 3000 से बढ़कर 6000 हो गई। मगर यह दिल्ली जैसे विशाल शहर के लिए अब भी काफी नहीं थी। इसके विपरीत भारतीय क्रांतिकारियों की ताकत लगातार बढ़ रही थी। उनकी संख्या 50,000 से 60,000 तक पहुंच गई थी। ब्रिटिश सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी दिल्ली को घेर कर रखना, जब तक पंजाब से और सेना नहीं आ जाती। लेकिन इसके बीच गर्मी, प्यास और बीमारियां उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। यमुना का पानी मटमैला था, कुएं जहरीले हो चुके थे और नहर से पानी लाना आसान नहीं था। ऊपर से हैजा की महामारी ने कहर बरपा दिया, जिसने सैकड़ों ब्रिटिश सैनिकों की जान ले ली। यहां तक कि ब्रिटिश कमांडर जनरल हेनरी बार्नार्ड भी इसकी चपेट में आ गए। उनकी मौत के बाद अब कमान जनरल आर्चडेल विल्सन के हाथों में आ गई। दिल्ली के अंदर भारतीय क्रांतिकारी पूरी ताकत से तैयार थे। उनके पास संख्या बल, तोपखाना और आत्मविश्वास सब कुछ था। अब उन्होंने ब्रिटिश ठिकानों पर लगातार तोपों से हमला करना शुरू कर दिया। हर दिन भारतीय सैनिकों के जत्थे लाहौर गेट से निकलते और अंग्रेजों की पहाड़ी पर चढ़ाई करते। इन सैनिकों में सिर्फ प्रशिक्षित फौजी ही नहीं, बल्कि मुजाहिदीन नाम के मुस्लिम स्वयंसेवक भी शामिल थे, जिनमें कई महिलाएं भी थीं। रणनीति की टक्कर भी दिलचस्प थी। भारतीय सैनिक संख्या में अधिक थे और वे नजदीक जाकर तलवार और भालों से युद्ध करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सेना ने अपनी ऊंचाई वाली पोजीशन का पूरा फायदा उठाया और हर हमले को भारी गोलीबारी से रोक दिया। हर रोज हजारों भारतीय सैनिक ब्रिटिश मोर्चे की ओर बढ़ते, लेकिन तोपों और राइफलों की बौछार ने उन्हें रोक दिया। एक भयंकर संघर्ष में 1000 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि ब्रिटिश सेना को सिर्फ 46 सैनिकों का नुकसान हुआ। 9 जून की रात भारतीय सैनिकों ने 3 दिशाओं से पहाड़ी पर बड़ा हमला बोला। पूरी रात संघर्ष जारी रहा, लेकिन अंग्रेजों ने हर बार भारी नुकसान पहुंचाकर क्रांतिकारियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1857 के संग्राम में यह क्रांतिकारियों के लिए
एक बड़ी विफलता थी और इस विफलता के पीछे पीछे 3 बड़े कारण थे। नेतृत्व की कमजोरी, एकता का अभाव और आधुनिक हथियारों की कमी। भारतीय सैनिकों को उच्च स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण नहीं मिला था और ब्रिटिश सेना में भारतीय अधिकारियों को केवल 100 सैनिकों तक की टुकड़ी का नेतृत्व करने की अनुमति थी। उन्हें रणनीतिक योजना और रसद प्रबंधन का कोई अनुभव नहीं था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पूरे विद्रोह को एक साथ जोड़ने वाला कोई जनरल नहीं था। दिल्ली में मिर्जा मुगल कमान संभाल रहा था, लेकिन वह केवल नाम का नेता था। युद्ध के मैदान से दूर प्रशासनिक कागजों में उलझा रहा। इस संग्राम में एकता की कमी साफ झलकती थी। दिल्ली के विद्रोही अलग अलग गुटों में बंटे हुए थे, जो केवल अपने अपने अफसरों के आदेशों का पालन करते। कई बार जीत का मौका था, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में एक दूसरे की मदद नहीं की गई और कई निश्चित जीतें हार में बदल गईं। इसके अलावा ब्रिटिश सेना अत्याधुनिक इनफील्ड राइफल से लैस थी, जो पुरानी भारतीय बंदूकों से 3 गुना ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन विडंबना देखिए, जिस राइफल ने विद्रोह की चिंगारी भड़काई, भारतीय सैनिकों ने उसे छूने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने पुरानी बंदूकों से आधुनिक युद्ध जीतने की कोशिश की, पर मैदान में सिर्फ हौसला काफी नहीं था। ब्रिटिश सेना के पास हथियारों और रणनीति दोनों में बढ़त थी। दिल्ली की घेराबंदी टूट नहीं रही थी और शहर में अराजकता बढ़ती जा रही थी। सैनिक और आम लोग लूटपाट पर उतर आए। मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने अपनी डायरी दास्तानबू में लिखा, चोर दिन के उजाले में सोना चांदी चुराते हैं और रात को रेशमी बिस्तरों पर सोते हैं। इज्जतदार घरों में दिया जलाने तक का तेल नहीं बचा। लूटमार इतनी बढ़ गई कि मुगल दरबार में विद्रोही सैनिकों के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया, लेकिन बादशाह बेबस था। लाल किले के बागों में विद्रोही जबरन डेरा जमा चुके थे। इस हंगामे ने दिल्ली के कई लोगों को विद्रोहियों के खिलाफ कर दिया। दिल्ली उर्दू अखबार के संपादक मौलवी मोहम्मद बाखिर पहले इस आंदोलन के समर्थन में थे, पर अब उन्होंने विद्रोहियों को शैतान के चेले कहकर लिखना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार इस लूटपाट की कहानियों को ब्रिटिश दुष्प्रचार मानते हैं। उनका दावा है कि सैनिकों ने केवल अंग्रेजों के समर्थकों, मुखबिरों और मुनाफाखोर व्यापारियों को निशाना बनाया था। लेकिन यह भी सच है कि शहर के लोग विद्रोही सैनिकों की बढ़ती उपस्थिति से परेशान हो चुके थे। धीरे धीरे कुछ लोगों ने ब्रिटिश सेना से गुप्त संपर्क साधना शुरू कर दिया। कुछ तो अंग्रेजों के मुखबिर बन गए, पर सबसे बड़ा विश्वासघात तब हुआ जब मुगल बादशाह की सबसे प्रिय बेगम जीनत महल ही अंग्रेजों की एजेंट बन गई। वह अपने बेटे जवान बख्त को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी और डरती थी कि अगर विद्रोही जीत गए तो मिर्जा मुगल को तख्त मिल जाएगा। दिल्ली अब पूरी तरह से ब्रिटिश जासूसों और गुप्तचरों से भरी पड़ी थी। अंग्रेजों को हर रणनीति, हर कदम की खबर पहले से मिल जाती थी और इस विश्वासघात के कारण धीरे धीरे यह क्रांति दम तोड़ने लगी। फिरंगियों के जासूस शाही दरबार से लेकर विद्रोही सेना तक हर जगह मौजूद थे। शहर में सैनिकों और आम लोगों के बीच भी तनाव बढ़ रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच एक ऐसा सेनानी दिल्ली पहुंचा जिसने बगावत को एक नया जोश दिया। उसने आते ही दिल्ली के हालात बदल दिए। इतिहास उसे बख्त खान रोहिला के नाम से जानता है। बख्त खान, जो पहले फिरंगी फौज में तोपखाने का सूबेदार था, लेकिन जब बगावत का बिगुल बजा तो उसने अपनी बरेली ब्रिगेड के साथ दिल्ली कूच कर दिया। इस ब्रिगेड में 2300 पैदल सैनिक, 700 घुड़सवार और 4000 से अधिक मुजाहिदीन थे। इसके अलावा 14 हाथी, 10,000 बैलगाड़ियां और ऊंटों का काफिला भी था, जो जहां तक नजर जाती फैला हुआ था। 2 जुलाई को बरेली ब्रिगेड यमुना नदी के किनारे पहुंची। दिल्ली के लोग छतों पर खड़े होकर इस शानदार नजारे को देख रहे थे और पहाड़ी पर तैनात फिरंगी तोपखाने के सैनिक भी। लेकिन बख्त खान की सेना उनकी तोपों की सीमा से बाहर थी। दिल्ली वालों को यकीन हो गया कि अब उनकी निजात का वक्त आ गया है। उन्होंने बख्त खान को मसीहा समझा। बादशाह ने भव्य स्वागत किया और उसे दिल्ली का सेनापति बना दिया। साथ ही उसे फरजंद और साहिब आलम की उपाधियां भी दी। कुछ ही दिनों में शहर का प्रशासन भी उसके हवाले कर दिया गया। बख्त खान के आते ही सैन्य अनुशासन खड़ा कर दिया गया। उसने बताया कि वह अपने सैनिकों को 6 महीने का वेतन पहले ही दे चुका है और उसके पास युद्ध के खर्च के लिए 4 लाख रुपए नकद हैं। जीत के बाद यह रकम बादशाह के खजाने में जमा कर दी जाएगी। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने बरेली के सैनिकों में 4000 रुपए इनाम बांटे।
अब सबको यकीन था कि दिल्ली का उद्धारक आ चुका है, लेकिन क्या बख्त खान वाकई दिल्ली का उद्धार कर पाया? फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे गद्दार कहा जाने लगा? और वह कौन सा एक तोप का गोला था जिसने पूरे युद्ध की किस्मत बदल दी? ये सब देखने के लिए 1857 के संग्राम की इस श्रृंखला की अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। 1857 के विद्रोह की पूरी कहानी शुरू से देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को देखें और ईस्ट इंडिया कंपनी पर आधारित हमारी पूरी सीरीज देखने के लिए यहां क्लिक करें। कीप बीइंग जिज्ञासु पर इतिहास की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। जुलाई 1857। दिल्ली की बागडोर अब बख्त खान के हाथों में थी। एक शहर जो विद्रोह की ज्वाला में झुलस रहा था, जहां अनुशासन बिखर चुका था। शहर के उत्तर में अंग्रेजों की छावनी द्रिज पर हो रहे तमाम हमले नाकाम हो रहे थे और अंग्रेज हर मोर्चे पर भारी पड़ रहे थे। बख्त खान के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थीं: अराजकता, अनुशासनहीन सेना और असफल सैन्य रणनीति। और इन तीनों के लिए उन्होंने 3 निर्णायक उपाय अपनाए। पहला कदम, जनता और सेना को कानून के दायरे में लाना। शहर के चौराहों पर ढोल की आवाज के साथ ऐलान हुआ, हर नागरिक हथियार लेकर ही निकलेगा। जिनके पास हथियार ना हो वे तुरंत मुख्यालय से निःशुल्क हथियार लें। लूटपाट पर सजा सीधी और सख्त, एक हाथ काट दिया जाएगा। सैनिकों को शहर से बाहर दिल्ली गेट के पास एक नए शिविर में भेजा गया। शहर की सुरक्षा अब कोतवाल और सख्त निर्देशों वाली पुलिस के हाथ में थी। इन सख्ती भरे आदेशों से जल्द ही दिल्ली में एक सन्नाटा और अनुशासन दोनों लौटने लगे। दूसरा कदम, सेना का मनोबल और आंतरिक अनुशासन सुधारना। बख्त खान ने अपने भरोसेमंद बरेली ब्रिगेड को 6 महीने का वेतन एक साथ दिलवाया। बाकी सैनिकों के लिए भी शाही खजाने से प्रबंध करवाया गया। मुगल राजकुमार जो सिर्फ नाम के अफसर थे, उन्हें पद से हटाकर अनुभवी योद्धाओं को जिम्मेदारी दी गई। शस्त्रागार की फिर से व्यवस्था करवाई गई और चोरी हुए हथियारों को लौटाने का आदेश दिया गया, वरना सज्जा तय थी। सैनिकों की परेड और भाषणों के जरिए उनके दिलों में जोश भरा गया, मगर अनुशासन तोड़ने वालों को चेतावनी भी मिली। अब हर गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। धीरे धीरे बिखरी हुई सेना फिर से एक मजबूत इकाई बनने लगी। बख्त खान ने एक नई रणनीति बनाई। सेना को 3 हिस्सों में बांटा गया। हर दिन एक यूनिट युद्ध करेगी और बाकी 2 आराम करेंगी। अब सैनिक थके नहीं, बल्कि हर हमले में ऊर्जा से लबरेज उतरते। उधर अंग्रेज, जो संख्या में कम थे, हर रोज मोर्चा संभालते संभालते टूटने लगे। गर्मी, थकावट और भारतीय हमलों की लगातार मार ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। भारतीय सेनाएं अब दिन में गरजती और रात में छावनियों पर धावा बोलती। अंग्रेजों की आपूर्ति रुकने लगी। कई इलाकों पर भारतीयों का कब्जा हो गया, मगर फिर वही पुरानी दास्तान, एकता की कमी, निजी स्वार्थ और अंदरूनी मतभेद। जहां बख्त खान जीत के मुहाने पर खड़े थे, वहीं भीतर से उपजा पाखंड और फूट हार की ओर ले चला। 1857 की क्रांति सिर्फ दिल्ली या मेरठ की लड़ाई नहीं थी, यह पूरे हिंदुस्तान की पुकार थी। पर इस पुकार की असली ताकत 2 मजहबों की एकता में छिपी थी, हिंदू और मुस्लिम। शुरुआत में ये एकता गजब की थी। हिंदू सिपाही भी जिहाद और काफिर जैसे नारे लगाने लगे थे, जिन्हें कभी वे नहीं बोलते थे। दिल्ली की गलियों में ऐसा भाईचारा दिखा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये 2 अलग समुदाय हैं। मगर ये तस्वीर ज्यादा वक्त तक नहीं टिक सकी। फिर जुलाई में आई बकरीद और यहीं से एकता की नींव हिलने लगी। बख्त खान के साथ आए मौलवी सरफराज अली ने, जो धार्मिक रूप से बेहद कट्टर थे, बकरीद पर गाय की कुर्बानी की घोषणा कर दी। हजारों मुजाहिदीन इस बात का समर्थन करने लगे। यह दिल्ली के हिंदू सिपाहियों के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उनका गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने गाय काटने के संदेह में 5 मुसलमानों को मार डाला। ऐसा लगा जैसे आजादी की आग सांप्रदायिक धुएं में बुझने वाली हो। बख्त खान ने अपने गुरु को रोकने की कोशिश नहीं की। शायद श्रद्धा थी या दबाव। मामला इतना बिगड़ा कि अब खुद बादशाह बहादुर शाह झफर को बीच में आना पड़ा। सम्राट ने सख्ती से आदेश जारी किया, शहर में गाय की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध। कोई गोमांस बेचता मिला तो गिरफ्तार होगा, और अगर कहीं गाय कटती पाई गई तो काटने वाले को जिंदा तोप से उड़ा दिया जाएगा। इस फैसले से दिल्ली दंगों से तो बच गई, लेकिन एकता को गहरी चोट लग चुकी थी। हिंदू सैनिकों और बख्त खान के बीच दरार आ गई। यहां तक कि कुछ सैनिकों ने बख्त खान को हटाकर मिर्जा मुगल को सेनापति बनाने की मांग रख दी। हालांकि ये मांग मानी नहीं गई, लेकिन तनाव गहराता गया।
धीरे धीरे बख्त खान की पकड़ कमजोर होने लगी। सेना के कुछ हिस्सों ने उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया। बख्त खान की रणनीति और साहस जितना भी था, वो अकेले एक शहर तक सीमित रह गया, जबकि सामने एक संगठित ब्रिटिश सेना पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने चली आ रही थी। कंपनी की सेनाएं 3 थीं, बंगाल, मद्रास और बंबई। लेकिन सिर्फ बंगाल आर्मी ने विद्रोह किया, बाकी 2 सेनाएं अंग्रेजों के साथ खड़ी रहीं और बंगाल की पूरी सेना भी एक साथ बगावत में शामिल नहीं हुई थी। कई भारतीय सिपाही अब भी अंग्रेजों की तरफ से अपने ही हमवतन विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे थे। इधर अंग्रेजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से नई भर्ती शुरू हो गई। नेपाल के शासक जंग बहादुर राणा ने गोरखा सैनिकों को अंग्रेजों की सेवा में भेजने की इजाजत दे दी। यही नहीं, ब्रिटेन, बर्मा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और माल्टा से भी ब्रिटिश फौजें भारत भेजी जाने लगीं। भारत के कई रजवाड़े, नवाब और राजा अंग्रेजों का खुला समर्थन कर रहे थे। इन सब के कारण हर गुजरते दिन के साथ ब्रिटिश ताकत और आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। दिल्ली की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में सुधरने लगी थी। पटियाला, नाभा और जिंद के सिख राजाओं ने उन्हें राशन और हथियार भेजने शुरू कर दिए। इन्हीं राज्यों ने पंजाब और दिल्ली के बीच सुरक्षित रास्ता भी दिया, जिससे अंग्रेजों को लगातार सप्लाई मिलने लगी। इसी दौरान एक नई शख्सियत दिल्ली की ओर बढ़ी, ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन। वह एक कट्टर और बेहद सख्त अफसर था। उसने झेलम में सेना इकट्ठी की और दिल्ली आते हुए कई भारतीय सिपाहियों को बेरहमी से मरवा दिया। जिन्हें वह जिंदा पकड़ता, उनका बिना मुकदमा कोर्ट मार्शल कर फांसी दे दी जाती। दिल्ली में पहले से मौजूद कमांडर आर्चडेल विल्सन रणनीतिक निर्णयों के लिए थे, लेकिन असल लड़ाई का नेतृत्व निकोलसन कर रहा था। वह सैनिकों में बेहद लोकप्रिय था और खुद आगे रहकर लड़ता था। निकोलसन के साथ आई नई सेना और आधुनिक हथियारों ने अंग्रेजी मोर्चे को दोबारा मजबूत कर दिया। उधर बख्त खान की फौजें अब लड़खड़ाने लगीं। उसकी रणनीति विफल होने लगी और हमले बेअसर हो गए। एक तरफ अंग्रेज बाहर से मजबूत हो रहे थे, तो अंदर दिल्ली की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ रही थी। गुज्जर और मेवाती गिरोहों ने दिल्ली की राहें लूटमार से बंद कर दी थी, जिससे शहर तक राशन नहीं पहुंच पा रहा था। भूख से जूझते सिपाहियों का हौसला टूटने लगा। कुछ सैनिक शहर छोड़कर निकलने लगे, मगर अधिकांश अब भी लड़ाई में डटे रहे। 1857 के ग्रीष्मकाल में दिल्ली की दीवारों पर संकट के बादल और गहराने लगे थे। खबर आई कि फिरोजपुर से एक विशाल ब्रिटिश काफिला दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, जिसमें 60 भारी तोपें और 600 से ज्यादा बैलगाड़ियां थीं। कुछ तोपें इतनी भारी थीं कि उन्हें कई हाथियों की मदद से खींचा जा रहा था। इस काफिले में यूरोपीय सैनिक, सिख घुड़सवार और बलूच बटालियन भी शामिल थे। उनकी रफ्तार धीमी थी, लेकिन दिल्ली पहुंचना तय था। जैसे ही यह खबर विद्रोही खेमे में पहुंची, बख्त खान पर सवाल उठने लगे। सैन्य अधिकारियों ने आरोप लगाया कि यदि अंग्रेजों को पहले ही रोका गया होता, तो आज दिल्ली की दीवारें इतनी कमजोर न होती। बख्त खान पहले ही आलोचना का शिकार थे। एक मुस्लिम सेनापति होने के कारण कुछ हिंदू अधिकारियों में असंतोष था। वहीं कुछ मुगल शहजादे, जिन्हें बख्त खान ने पदों से हटा दिया था, भी उनके खिलाफ साजिशें रचने लगे। 23 अगस्त 1857 को दिल्ली में एक बैठक हुई, जहां अंग्रेजों के लिए काम कर रहे एजेंट गौरी शंकर ने बख्त खान पर अंग्रेजों से गुप्त संधि का आरोप लगाया। एक झूठे गवाह ने कहा कि बख्त खान ने अंग्रेजों को चुपचाप पत्र भेजे हैं। इसका असर इतना हुआ कि बहादुर शाह जफर भी अपने सेनापति पर संदेह करने लगे। अब बख्त खान को अपनी वफादारी साबित करनी थी और उन्होंने इसका एक ही रास्ता चुना, युद्ध। उन्होंने योजना बनाई कि वे दिल्ली से बाहर निकलकर अंग्रेजों की कमजोर चौकियों पर अचानक हमला करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी सेना के साथ नजफगढ़ की ओर कूच किया। 24 अगस्त को वे 9000 सैनिकों के साथ नजफगढ़ की ओर कूच किया। 13 तोपों के साथ दिल्ली से रवाना हुए, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बारिश, दलदली रास्ते और नहर पार करने में देरी हुई। जब तक उनकी सेना नजफगढ़ पहुंची, वह थक चुकी थी। बख्त खान ने थोड़े आराम का आदेश दिया, लेकिन यहीं अंग्रेजी योजना सक्रिय हो चुकी थी। जनरल निकोलसन ने अपनी सेना छिपाकर सराय के पास तैनात कर दी थी। जैसे ही विद्रोही थककर सोने लगे, अंग्रेजों ने हमला कर दिया। बख्त खान की सेना पूरी तरह से चौंक गई। सराय में सोए हुए सैनिकों को संभलने का मौका नहीं मिला। हथियार छीन लिए गए, सैकड़ों सैनिक मारे गए और बाकी भाग गए। इस हार का असर बहुत गहरा हुआ। बख्त खान की साख खत्म हो गई
उनकी जगह एक अनुभवहीन शहजादे मिर्जा मुगल को कमान दी गई और विद्रोही सेना बिखरने लगी। अब हर टुकड़ी ने अपने हिसाब से इलाके संभाल लिए, लेकिन कोई संगठित रणनीति नहीं बची थी। कुछ ही दिनों बाद 4 सितंबर को वह विशाल अंग्रेजी काफिला दिल्ली पहुंच गया, जिसका सबको इंतजार था। अब दिल्ली की अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। लेकिन क्या बहादुर शाह जफर को सचमुच शहजादों के कटे सिर थाली में परोसे गए थे? और कौन था वो जिसने 2 रुपए के लिए गद्दारी की? ये सब हम अगले एपिसोड में जानेंगे। 1857 की क्रांति को शुरू से देखने के लिए यहां क्लिक करें और यहां देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। धन्यवाद। 10 मई 1857 की वो रात, मेरठ से जो चिंगारी उठी वह अब दिल्ली की दीवारों पर शोले बनकर लपटे मार रही थी। किले की ऊंची प्राचीरों के पार तख्तो ताज की गूंजती गुफ्तगू में अब सिर्फ बगावत की बातें थीं। बहादुर शाह जफर, जो कल तक बस एक नाम मात्र बादशाह थे, आज बगावत की उम्मीद बन चुके थे। परंतु इस उम्मीद के पीछे एक नाम था, बख्त खां। रोहिलखंड से दिल्ली पहुंचा यह वीर सेनापति केवल तलवार नहीं लाया था, वह लाया था अनुशासन, युद्ध नीति और एक नया विश्वास। अंग्रेजों की फौजें दिल्ली के दरवाजों पर आ चुकी थीं और शहर में हर कोना एक मोर्चा बन चुका था। बख्त खां ने कमान संभाली, लेकिन बादशाह के नाम पर एक हारी हुई क्रांति को जीत की दिशा देने का शुरू हुआ प्रयास क्या सफल हो पाया? अंग्रेज या फिर भारतीय विद्रोही कौन बना दिल्ली के विनाश का असली कारण? दम तोड़ रही मुगलिया सल्तनत की आखिरी सांस कब और कहां निकली, ये सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। चारों ओर धुआं, धूल और बारूद की गंध और पहाड़ियों से उठती तोपों की गर्जना। 4 सितंबर 1857 का दिन। दिल्ली की फिजाओं में कुछ बदल रहा था। शहर के उत्तर में एक ऊंची पहाड़ी पर तैनात ब्रिटिश सेना को जैसे नई जान मिल गई थी। ताजा फौजी टुकड़ियां, 60 से ज्यादा भारी तोपें और असीमित बारूद, ये सब उन्हें अब मिल चुका था। पहाड़ियों की छोटी पर मजबूत मोर्चे बना लिए गए थे। हर दिशा में तोपों के मुंह दिल्ली की दीवारों की ओर घूम गए। बिना समय गंवाए बमबारी शुरू हुई। एक के बाद एक गोले शहर की दीवारों को चीरने लगे। हर धमाके के साथ जमीन कांपने लगती। दिल्ली के रक्षकों ने अंग्रेजों की तोपों को रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर वे असफल रहे। मिर्जा मुगल ने जैसे ही हालात की गंभीरता को समझा, उन्होंने आदेश जारी किया, अब लड़ाई शहर के भीतर लड़ी जाएगी। तुरंत ही गलियों में बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए, चौराहों पर बंकर बनाए गए और छतों पर तैनात हो गए बंदूकधारी। शहर अब किले में बदल चुका था। कश्मीरी गेट के आसपास एक मिट्टी का दुर्ग भी खड़ा कर दिया गया था, जिसे पार करना अंग्रेजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। दूसरी ओर काबुली गेट पर बख्त खान की बहादुर बरेली ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल रखा था। अब लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही थी। 14 सितंबर की सुबह सूरज निकलने से पहले अंग्रेजी सेना ने कमान संभाली। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन की अगुवाई में एक विशाल दल ने कश्मीरी गेट की ओर बढ़ना शुरू किया। कुछ सैनिक दीवार पर सीढ़ियां लगाकर चढ़ने लगे, तो कुछ ने दरवाजे को बारूद से उड़ाने की तैयारी की। कुछ ही पलों में एक भयानक धमाका हुआ। कश्मीरी गेट उड़ चुका था। अंग्रेज शहर में घुस चुके थे। एक ओर से दीवारों के टूटे हिस्सों से तो दूसरी ओर से सीढ़ियों से उतरते हुए ब्रिटिश सैनिकों ने शहर में प्रवेश किया और मुठभेड़ शुरू हो गई। भारतीय सेनाएं और स्वतंत्रता सेनानी पूरी ताकत से भिड़ गए। जामा मस्जिद भी इस संघर्ष का हिस्सा बनी। ब्रिटिश फौज ने वहां हमला कर मस्जिद का एक हिस्सा उड़ाने की कोशिश की, मगर भारतीयों ने ऐसा होने नहीं दिया। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें करीब 200 लोग मारे गए। इसके बाद अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। वे 40 लाशें और 2 तोपें वहीं छोड़ गए। उधर लाहौरी गेट पर ब्रिटिश सेना ने कश्मीरी डोगरा सैनिकों के साथ मिलकर हमला बोला, मगर बख्त खान ने ऐसा पलटवार किया कि पहले डोगरा भागे और फिर अंग्रेज भी। सिर्फ एक दिन 14 सितंबर की शाम तक अंग्रेजों के 1001 सैनिक और 60 अफसर मारे जा चुके थे। सबसे बड़ी चोट थी ब्रिगेडियर निकोलसन की, जिन्हें गोली लग गई थी। उन्हें कैंप में ले जाया गया, मगर वे कुछ ही दिन में चल बसे। ब्रिटिश सैन्य अस्पताल घायल सैनिकों से भर गया। कई सैनिकों के हाथ पांव काटे जा रहे थे। अस्पताल एक त्रासदी बन चुका था। इतनी क्षति के बाद भी अंग्रेज मुश्किल से शहर के 1/4 हिस्से पर कब्जा कर सके थे। बाकी दिल्ली अब भी विद्रोहियों के हाथ में थी। हैरानी की बात यह थी कि ब्रिटिश सैनिक अब अपने अफसरों के आदेश मानने से भी इनकार करने लगे थे। जनरल विल्सन तो हार मान चुके थे। वे सेना को वापस बुलाना चाहते थे,
लेकिन उनके कनिष्ठ अधिकारियों ने ऐसा नहीं होने दिया। अगले दिन अंग्रेज दिल्ली कॉलेज की ओर बढ़े, मगर वहां भी उन्हें पीछे हटना पड़ा। पश्चिमी दिल्ली में बख्त खान ने उनका रास्ता पूरी तरह रोक लिया था। ऐसा लग रहा था कि अब जीत विद्रोहियों की होगी, मगर तभी बहादुर शाह जफर ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी बाजी पलट दी। 16 सितंबर बख्त खान के गुरु मौलवी सरफराज अली और कुछ सैन्य अधिकारी लाल किले में बहादुर शाह जफर से मिले। उन्होंने राजा से अंग्रेजों पर निर्णायक हमला करने की विनती की। राजा ने हामी भरी और दोपहर 12 बजे का समय तय किया गया। पूरे शहर में खबर फैल गई। हजारों लोग लाल किले के बाहर एकत्र हो गए। कहा जाता है संख्या 70,000 थी। लेकिन तभी प्रधानमंत्री हकीम अहसानुल्लाह, जो अंग्रेजों का गुप्तचर था, राजा से मिला और फुसफुसाया, अगर हार गए तो मैं अंग्रेजों के सामने तुम्हारा पक्ष कैसे रखूंगा। राजा इस धोखे में आकर युद्ध का विचार त्याग कर वापस लौट गए। लोगों ने समझा कि बादशाह भाग रहे हैं। अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग शहर छोड़ने लगे। 18-19 सितंबर की रात बहादुर शाह जफर कुछ सेवकों के साथ लाल किला छोड़ गए। वे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचे। भूखे थे। दरगाह के संरक्षक गुलाम हसन चिश्ती ने उन्हें रोटी और सिरके की चटनी दी। राजा बोले, इन बागी सैनिकों पर भरोसा करना मेरी भूल थी। अब मैं जानता हूं, मैं तैमूर वंश का अंतिम चिन्ह हूं। राजा मेहरौली जाना चाहते थे, लेकिन उनके रिश्तेदार मिर्जा इलाही बख्श ने उन्हें रोक दिया। हकीकत यह थी कि उसने राजा को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों से रिश्वत ली थी। राजा फिर दरगाह लौटे और बाद में हुमायूं के मकबरे में शरण ली। इसी बीच बख्त खान को खबर मिली और वह मकबरे पहुंचा। उसने राजा से साथ चलने की प्रार्थना की। जफर तैयार भी हो गए, लेकिन मिर्जा इलाही बख्श ने फिर धोखा दिया। उसने बख्त खान पर सत्ता हथियाने का आरोप लगाया। बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को शांत किया और कहा, मेरी ताकत खत्म हो गई है, पर तुम भारत की इज्जत के लिए जिहाद जारी रखो। बख्त खान सेना के साथ अवध की ओर निकल गया। बहादुर शाह जफर अब अपने परिवार और हजारों शरणार्थियों के साथ मकबरे में थे। तैमूरी सल्तनत की आखिरी सांसें अब गिनी जा रही थीं। 21 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। जून से सितंबर के बीच करीब 3,837 ब्रिटिश सैनिक मारे गए, लेकिन भारतीयों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। अब केवल मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी बाकी थी। जैसे ही बख्त खान दिल्ली छोड़ गए, मिर्जा इलाही बख्श ने जाकर अंग्रेज अधिकारी मेजर हडसन को बादशाह के ठिकाने की खबर दी। मेजर हडसन, जो सम्राट को पकड़ने का श्रेय चाहता था, 50 घुड़सवारों के साथ हुमायूं के मकबरे पहुंचा। उसने इलाही बख्श और रजब अली को भेजा, जो सम्राट से बोले, अगर आप बिना विरोध के आत्मसमर्पण करेंगे तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। रानी जीनत महल, जो पहले ही अंग्रेजों से समझौता कर चुकी थी, ने जफर को आत्मसमर्पण के लिए मना लिया। फिर बहादुर शाह जफर, जीनत महल, जवान बख्त और मिर्जा कुली खान पालकी में बाहर आए। मेजर हडसन ने उन्हें आश्वासन दिया कि रास्ते में कोई हस्तक्षेप न हुआ तो उनकी जान को खतरा नहीं होगा। भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन जफर ने कोई आदेश नहीं दिया और चुपचाप अंग्रेजों के साथ चले गए। उन्हें पहले लाल किले और फिर जीनत महल की हवेली में नजरबंद कर दिया गया। वहां उनके साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार हुआ। गालियां दी गईं, दाढ़ी खींची गई और अंगरक्षक गुलाम को पीट पीट कर मार डाला गया। हडसन असमंजस में था, क्योंकि उसने जफर को जीवनदान का वादा किया था, लेकिन जनरल विल्सन की फटकार के बाद वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। फिर वह हुमायूं के मकबरे लौटा, जहां 3 प्रमुख मुगल शहजादे मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्र सुल्तान और मिर्जा अबू बकर मौजूद थे। हथियारबंद भीड़ भी वहां थी, लेकिन राजकुमारों ने युद्ध करने की बजाय आत्मसमर्पण कर दिया। हडसन उन्हें बैलगाड़ी में दिल्ली ला रहा था, लेकिन रास्ते में उसने गाड़ी रुकवाई, शहजादों को नीचे उतारा, उनकी शर्ट उतरवाई और स्वयं तीनों को गोली मार दी। हडसन ने भीड़ से डर का बहाना बनाया, लेकिन हकीकत यह थी कि वह राजा को दिया गया वादा पूरा करने की सजा इन्हें देकर चुका रहा था। इसके बाद उसने उनके गहने छीने और शवों को दिल्ली की कोतवाली के सामने फेंक दिया। कई दिन तक वे वहीं पड़े रहे, गिद्ध नोचते रहे। लोग उन्हें देखते और अंग्रेज खुशी जाहिर करते। दिल्ली में वह जगह आज भी खूनी दरवाजा कहलाती है। राजकुमारों के खून से हाथ रंगने के बाद मेजर हडसन केवल एक सैनिक नहीं रहा, वह ब्रिटिश सत्ता की वहशी मानसिकता का प्रतिनिधि बन चुका था। जब सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लाल किले लाया गया, तब दिल्ली के लोगों की आत्मा थर्रा उठी। एक जमाना जो कभी दिल्ली की शान था, अब अपमान और बर्बादी की मिसाल बन चुका था। अंग्रेजों के दिल्ली में घुसते ही नरसंहार शुरू हो गया। हजारों लोग शहर छोड़ चुके थे, लेकिन जो बचे वे दुर्दशा में घिर गए। हर गली, हर नुक्कड़ मौत का अड्डा बन चुकी थी। जो लोग बाद में बाहर निकलने की कोशिश करते, वे कश्मीरी गेट पर पकड़े जाते।
औरतों और बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता, जबकि मर्दों को वहीं गोली मार दी जाती। लोग अपने ही घरों के तहखानों और दीवारों में छुपे रहे, लेकिन अंग्रेजों की नजर से बच पाना आसान नहीं था। कई लोगों को जिंदा जला दिया गया, कुछ को तोपों से उड़ा दिया गया। हर पेड़ फांसी का फंदा बन गया और हर आवाज सजा की गवाही देने लगी। वही लोग जो कल तक गदर में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, आज इनाम के लालच में गद्दारी कर रहे थे। 2 रुपए में अपने ही भाइयों को फांसी दिलवा रहे थे। अंग्रेजों के लिए अब मौत भी एक तमाशा बन चुकी थी। कैदियों को खुले मैदानों में तड़पाकर मारा जाता और सामने कुर्सियों पर बैठे अंग्रेज अफसर तालियां बजाकर यह नजारा देखते। दिल्ली अब बस नाम की रह गई थी। रिश्वत देकर लोग जान बचा रहे थे, पर जिन्हें कुछ देने को नहीं था उन्हें मौत मिल रही थी। एक शहर जो एक समय 15 लाख की आबादी से भरता था, अब वीरान हो चुका था। अनुमान है कि 27,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अंग्रेजों ने 3 दिन तक दिल्ली को खुला लूटा, फिर बाकी बची चीजों को इनाम के नाम पर खोज खोज कर लूटा गया। दीवारें तक तोड़ी गईं, जमीन खोदी गई। मिर्जा इलाही बख्श, जिन्होंने सम्राट की गिरफ्तारी करवाई थी, उनका घर तक नष्ट कर दिया गया। इस लूट से 3,05,000 पाउंड का माल इकट्ठा हुआ और सैनिकों में बांट दिया गया। बस एक मोहल्ला बिल्ली मारान बच गया, क्योंकि वहां पटियाला के महाराजा के दरबारी रहते थे। वहीं मिर्जा गालिब भी रहते थे। 5 अक्टूबर को मिर्जा गालिब को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अंग्रेज अफसर ने पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? गालिब ने जवाब दिया, आधा। कर्नल ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? गालिब बोले, शराब पीता हूं लेकिन सुअर नहीं खाता। कर्नल हंस पड़ा। फिर गालिब ने महारानी विक्टोरिया के नाम लिखी प्रशंसा की नज्म दिखाई, जिसके जवाब में उन्हें लंदन से पत्र मिला था। कर्नल ने पूछा, तो जीत के बाद सामने क्यों नहीं आए? गालिब बोले, मैं पालकी में चलता हूं, लेकिन मेरे चारों पालकी वाले भाग गए। गालिब को छोड़ दिया गया, लेकिन दिल्ली नहीं छोड़ी गई। लाल किले को मिटाने की योजना बनी। उसके महलों, बागों और इतिहास को तोड़ दिया गया। कई मस्जिदें और घरों को मिटा दिया गया। शाह वलीउल्लाह का मदरसा तक बच नहीं पाया। गालिब ने लिखा, खास बाजार, उर्दू बाजार सब खत्म हो गए। शहर ऐसा मिटा कि उसके निवासी तक नहीं जानते कि उनका घर कहां था। लेकिन तभी पंजाब के मुख्य आयुक्त जॉन लॉरेंस आए। उन्होंने लॉर्ड कैनिंग से विनती की, दिल्ली को पूरी तरह मत मिटाओ। उनकी बात मान ली गई। फरवरी में दिल्ली पंजाब सरकार को सौंप दी गई और फिर शुरू हुआ बहादुर शाह जफर पर मुकदमा। 27 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में ही मुकदमा शुरू हुआ। उनका चित्र बनाया गया, एक में चेहरा और नीचे लिखा, जैसे हैं। दूसरे में उनके गले में फांसी का फंदा था और नीचे लिखा, जैसे होने चाहिए। बहादुर शाह जफर पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने दिल्ली के विद्रोहियों का नेतृत्व किया, जबकि हकीकत यह थी कि वे 82 वर्ष की उम्र में शारीरिक रूप से कमजोर और राजनीतिक रूप से मजबूर हो चुके थे। उनका जीवन एक कैदी जैसा हो चुका था। 4 महीने तक यह मुकदमा चला। हर गवाह, हर साक्ष्य, हर बयान से यह स्पष्ट था कि जफर ने विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। लेकिन फिर भी 9 मार्च 1858 को बहादुर शाह जफर को दोषी ठहराया गया। उनकी सजा थी देश निकाला। अप्रैल में उन्हें दिल्ली से रंगून भेज दिया गया। वहीं एक छोटी सी कोठरी में उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 3 साल बिताए। 7 नवंबर 1962 को बहादुर शाह जफर ने उस प्रदेश में अंतिम सांस ली और वहीं दफन कर दिए गए। आज उनकी कब्र पर लिखा है, कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। भारत में आजादी की जंग और लंबी चली। देश के कई हिस्सों में संघर्ष अब भी जारी था। सिंध, हैदराबाद, कराची और शिखरपुर जैसे शहरों में भारतीय सैनिक आखिरी दम तक लड़ रहे थे। लाहौर, जहां अंग्रेजी शासन सबसे क्रूर था, वहां हर दिन विद्रोह के शक में सैकड़ों लोग गिरफ्तार होते और गोलियों से भून दिए जाते। कहा जाता है कि सिर्फ 3 महीनों में ही लाहौर में 5,650 नागरिक और 11,200 सैनिक मारे गए। पंजाब के शहर मुल्तान, रावलपिंडी, सियालकोट, फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना, हर जगह हथियार उठाए जा चुके थे। उकारा के पास राय अहमद खरल अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। लखनऊ की रेजिडेंसी अब भी भारतीयों की घेराबंदी में थी। कानपुर के पास नाना साहब अभी मैदान में थे। जनरल बख्त खान, जिन्होंने दिल्ली की लड़ाई के बाद हार नहीं मानी, अब फर्रुखाबाद में नए मोर्चे पर अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अब भी अपने किले में डटी थी। तलवार अभी म्यान में थी, लेकिन झांसी अंग्रेजों को सौंपने का सवाल ही नहीं उठता था।
अब अंग्रेजों को सिर्फ दिल्ली नहीं, इन सभी मोर्चों पर लड़ना पड़ा। राय अहमद खरल, बख्त खान, बेगम हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे रणबांकुरों से। लेकिन फिर इन सभी का अंजाम क्या हुआ? क्या वे सब सच में हार गए, या उनके बलिदान की लौ ने आने वाली पीढ़ियों को रोशनी दी? और एक बड़ा सवाल, भारत में हिंदू मुस्लिम दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई? क्या यह भी उसी दौर की एक साजिश थी? यह सब आप देखेंगे इस लघु श्रृंखला के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में। 1857 की क्रांति को शुरू से जानने के लिए इस प्लेलिस्ट को देखिए और यहाँ देखिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित और डिटेल सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप किस टॉपिक पर सीरीज चाहते हैं या फिर कोई और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आपका यह दिल से स्वागत है। धन्यवाद। साल 1857, साल के आखिरी के दिन ब्रिटिश सरकार अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी। बंगाल से लेकर दिल्ली और अवध तक एक के बाद एक रियासतें ढह रही थीं। लेकिन पंजाब अब भी सीधा खड़ा था, जैसे किसी झुके हुए कारवां में एक अकेला खंभा। यहां की मिट्टी में सरसों के फूलों के साथ साथ बगावत भी उगती थी। इस धरती की रगों में कोई पुरानी कसक बह रही थी, जैसे महाराजा रणजीत सिंह की छाया अब भी किसी पेड़ की शाख से लटकी हो। मगर अब ना कोई सिंहासन था, न कोई ताज, बस कुछ नाम बचे थे और कुछ जमीर। इन्हीं नामों में एक नाम था राय अहमद खान खरल, एक सरदार, एक रहनुमा और उस सन्नाटे की पहली चीख जो किसी भी गुलामी की इमारत को हिला सकती थी। उन्हें न तो लंदन के कानूनों की परवाह थी और न ही महारानी विक्टोरिया की मोहरों की। उनके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, अपने बुजुर्गों की कसम और इस मिट्टी की लाज। लेकिन क्या सिर्फ पंजाब ही बगावत का इकलौता गढ़ था? कौन थी वो रानी जिसने अंग्रेजों को कहा, मेरा शव भी तुम्हें न मिलेगा? कौन था वो बागी जिसकी गर्दन तो कट गई, लेकिन जिसकी सोच आज भी पंजाब की मिट्टी में जिंदा है? कौन था वो योद्धा जो दिल्ली की क्रांति के बीच अचानक गायब हो गया और जिसकी मौत आज भी एक रहस्य है? और क्या हुआ उस अंग्रेज अफसर का जिसने खरल का सिर कटवाया था? जानने के लिए देखते रहिए 1857 द फर्स्ट क्रांति का छठा और अंतिम अध्याय। रावी के किनारे पर बसा झामरा गांव उस दिन बेहद शांत था, जितना कि कोई तूफान के पहले का सन्नाटा होता है। लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक अनकही बेचैनी थी जो गांव के बुजुर्ग सरदार राय अहमद खान खरल की निगाहों से छुपी नहीं थी। वो अपने चौबारे से दूर देख रहे थे, आंखें आधी मिची हुई, जैसे जमीन की परतों के नीचे कुछ सुन रहे हों। दिल्ली गिर गई, पीछे से आवाज आई। ये उनके पुराने हमराज लाला बशीरा थे, जो खबरों को सूंघते थे जैसे शिकारी हवा में बारूद सूंघता है। राय अहमद ने गर्दन मोड़े बिना पूछा, कौन लाया ये खबर? मुल्तान से एक पठान आया है मियां, कहता है बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। लाल किला अब गोरे की सलामी सुनता है। दिल्ली गिर भी गई हो, लेकिन पंजाब अभी झुका नहीं। राय अहमद ने गहरी आवाज में कहा, हमारे बुजुर्गों ने गुलामी नहीं देखी थी, मैं अपने बेटों को यह जहर कैसे दे दूं? बशीरा ने धीमे स्वर में कहा, गोरों ने घेरा तंग कर दिया है, घोड़े मांग रहे हैं, जवान मांग रहे हैं, बदले में वफादारी का तमगा देंगे। राय अहमद ने कड़ी मुस्कान के साथ कहा, हम अपनी औरत, जमीन और घोड़े किसी को नहीं देते। तमगों की तिजारत हमारे खून में नहीं। उसी शाम गोगेरा से एक फरमान आया। लॉर्ड बर्कले, अंग्रेज सरकार का अफसर, पास के तमाम सरदारों को बुलवा रहा था। गांवों से सरदारों की पगड़ियां इकट्ठी हुईं, मगर राय अहमद की मौजूदगी सबसे भारी थी। बर्कले ने चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराकर कहा, सरदार साहब, अगर पंजाब की फिजा को साफ रखना है तो हमें घोड़े और लोग चाहिए। बादशाह की तरफ से नहीं, महारानी विक्टोरिया की तरफ से। राय अहमद ने बिना चाय को हाथ लगाए जवाब दिया, हम वो नहीं बेचते जो हमारे बुजुर्गों ने खून से सींचा हो। घोड़ा भी अपना है, जमीन भी, और जो इस मिट्टी से निकले वो भी। बरकले की आंखें सिकुड़ गईं। कमरे में जैसे एक बर्फीला साया उतर आया। तो क्या हम इनकार समझे? उसने पूछा। आप जो समझें, राय अहमद ने कहा, मगर मैं अपना जमीर गिरवी नहीं रखता। कुछ ही हफ्तों बाद लखो गांव में टैक्स वसूली के बहाने अंग्रेजों ने धावा बोला। मर्द खेतों में, औरतें घरों में और बच्चे दहशत में थे, लेकिन सबको एक ही जगह पहुंचाया गया, गोगेरा जेल। राय अहमद को जब खबर मिली
तो उन्होंने गांव वालों के लिए मिठाइयों और खाने का सामान जेल भिजवाया और साथ ही एक पैगाम, हिम्मत ना हारना, वक्त आने पर दरवाजे टूटेंगे। लेकिन जेल के अंदर भी आंखें थीं। एक भेदी ने अंग्रेजों को बता दिया कि खाने में सिर्फ मिठास नहीं, बगावत की बू भी है। जेल की तलाशी हुई, सब सामान जब्त हो गया और जेलर, जो राय अहमद का मददगार था, उसे हटा दिया गया। 26 जुलाई की रात जैसे किसी कहानी की तरह जेल के कैदी बगावत पर उतर आए। कुछ भाग निकले, कुछ गोली का शिकार हुए। गोगेरा जेल में हुई उस रात की गोलियों की गंध अब भी जमीन में बाकी थी। हर गांव, हर दरख्त और हर झोपड़ी जानती थी कोई नया तूफान आने वाला है। राय अहमद खान खरल अब पहले जैसे शांत ना थे। अपने दरबार में बैठकर उन्होंने संदेशवाहकों को बुलवाया। चीचा वतनी जाओ, कह दो खान सरदारों से कि अब वक्त आ गया है। बहावलपुर भेजो, हमसे बिछड़े भाइयों को बुलाओ, मुल्तान तक पैगाम पहुंचाओ। झंडा एक होगा और दुश्मन भी। उनके लश्कर में अब हर तरफ से लोग आ रहे थे। जोया, तराना, फतेहाना और न जाने कितने गुमनाम कबीले। एक रात राय अहमद एक मुंडेर पर खड़े होकर बोल उठे, ये लड़ाई अब मेरी नहीं रही, ये पंजाब की मिट्टी की लड़ाई है। ये हर उस मां की लड़ाई है जिसकी गोद से बेटा छीन लिया गया और हर उस बच्चे की जिसे गुलामी की भाषा सिखाई जा रही है। 17 सितंबर काठिया गांव की सरहद के पीछे एक सूनी हवेली में एक खुफिया बैठक हुई। चारों दिशाओं से बाकी सरदार जमा हुए थे। राय अहमद ने जमीन पर रखा एक पुराना नक्शा खोला। उसमें लाल स्याही से गोल निशान लगाए गए थे। लाहौर से लेकर झंग और मुल्तान तक की सप्लाई लाइनें, डाकखाने, पुलिस थाने और चौकियां। इन धड़कनों को बंद करो, उन्होंने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा। दिल की नब्जें काट दो तो बदन खुद बेजान हो जाता है। 17 सितंबर को जैसे आदेश दिए गए थे वैसे ही अमल शुरू हुआ। सड़कों पर पहरे बिठा दिए गए, पुलिस चौकियों पर धावा बोला गया, डाकखाने जलाए गए, अंग्रेजों की नींदें उड़ गईं। लॉर्ड बर्कले के पास खबरें एक के बाद एक गिर रही थीं, जैसे बर्फीले तूफान में झोंपड़ियां। उसने गोगेरा से फौजी टुकड़ियां रवाना की और खुद जामरा की ओर कूच किया। जब अंग्रेजों की फौज राय अहमद के गांव पहुंची तो जामरा को जला दिया गया। सिर्फ जामरा नहीं, न्योन पिंडी शेख बुसार भी राख कर दिया गया। एक मौके पर जब बर्कले ने फिर से सरेंडर का संदेश भेजा, राय अहमद ने उसे खुलेआम ठुकरा दिया। 21 सितंबर की रात गशखोरी के जंगलों में राय अहमद नमाज पढ़ रहे थे। ब्रिटिश फौज दबे पांव आई। ढारा सिंह, जो अब अंग्रेजों का आदमी बन चुका था, उसने इशारा किया, वही है राय अहमद। गुलाब सिंह बेदी ने गोली चलाई। एक जोर की आवाज और पंजाब की सबसे बुलंद आवाज चुप हो गई। बर्कले ने राय अहमद का सिर कटवाया और गोगेरा जेल भिजवाया। जिस्म को झामरा ले जाकर उनके साथियों ने दफन किया। कुछ वक्त बाद एक पहरेदार को ख्वाब आया। राय अहमद ने कहा, अंग्रेज मेरा सिर उठाकर अपनी जमीन ले जाना चाहते हैं, ऐसा ना होने देना। उस सिपाही ने चोरी छिपे सिर को कब्र से निकालकर झामरा पहुंचा दिया और सर और दड़ दोनों को एक कर दिया। बाद में उनके पोते अली मोहम्मद खान ने उस कब्र पर एक सादा मगर गौरतलब मकबरा तामीर करवाया। राय अहमद खरल के मारे जाने पर पंजाब रुका नहीं, बल्कि उसकी मिट्टी और गर्म हो गई। अगले ही रोज लॉर्ड बर्कले की अंग्रेजी टुकड़ी को बागियों ने घेर लिया। भयानक टकराव हुआ। बर्कले के बचाव में खड़े 50 से ज्यादा अंग्रेज सैनिक मारे गए। बर्कले जानता था, उसने खरल का सिर काटा था और अब वही डर उसकी गर्दन पर मंडरा रहा था। वो लड़ा जान तोड़कर, लेकिन मुराद फतेहाना के नेजे ने उसका सीना चीर डाला। वो जख्मी हो गया, घोड़े से गिरा। मुराद ने झुककर कहा, सल्लाह वारस पर हूं, तेरी ये अदालत गुगेरे ना लगसी। जो भी हमारा अंजाम हो, अब तुम हमारे गांव में इंसाफ का दिखावा नहीं कर सकोगे। बर्कले उठने की कोशिश कर ही रहा था कि बनसूजा बदरुअन की लाठियों ने उसे वहीं खत्म कर दिया। कहते हैं उसका सिर भी उतार लिया गया। राय अहमद खरल का हिसाब पूरा कर दिया गया था। बर्कले की मौत के बाद जैसे पूरे पंजाब में आग फैल गई। रावी से लेकर कमालिया, हड़प्पा, चीचावतनी और पाकपटन, हर इलाका एक मैदान जंग बन गया। कम से कम 1 साल तक ये पूरा जिला अंग्रेजों के लिए मौत का रास्ता बन गया। सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक करीब 1.25 लाख पौंड बागी थे, ज्यादातर बिना बंदूकों के। उनके पास पुराने हथियार थे, तलवारें, नेज़े, लाठियां, और फिर भी उन्होंने ब्रिटिश फौज को टिकने नहीं दिया। लाहौर और मुल्तान के बीच का इलाका 1 साल तक नो गो एरिया बन गया। जहां अंग्रेजी जूता पड़ा, वहीं मौत ने दस्तक दी।
जब हर तरफ ये खबर फैल गई कि बाना दिल्ली में बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हो चुके हैं और बगावत की रीढ़ टूट चुकी है, फिर भी नीलीबार और सांदलबार के बहादुरों ने हथियार नहीं डाले। वो अगले कई महीने तक अंग्रेजों से भिड़ते रहे। अंग्रेजों ने हर हथियार आजमा लिया। उन्होंने पूरे कस्बों के मर्दों को कत्ल करवा दिया। जहां एक बाकी पकड़ा जाता, वहां की हम फसलें जला दी जाती। बाकी इलाकों से साल भर का अन्न और मवेशी लूट लिए जाते थे। सिर्फ बोगेरा में हजारों किसानों से हजारों भैंसे और बैल छीन लिए गए। सरकारी नुकसान की भरपाई के नाम पर कबीलों पर जबरदस्ती जुर्माने लगाए गए। फिर आया काला पानी और जलालत का दौर। बगियों को सिर्फ मारा नहीं गया, उन्हें मसमंदर के किनारे टापुओं में भेजा गया, जहां दिन रात कैद रहती थी। इसे कहते थे काला पानी। एक किस्सा मशहूर है, बिनी वाले बाण नाम का एक बागी रास्ते में जहाज से कूद गया, तैरकर जमीन तक पहुंचा और फिर गायब हो गया। कहते हैं वो फिर से पंजाब की मिट्टी में जा छुपा। 1857 की यह बगावत पंजाब में 1858 के मिड तक जिंदा रही और फिर जैसे जैसे बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी की खबर फैलती गई, लोगों की आजादी की उम्मीदें भी टूटती गईं। लखनऊ, ग्वालियर, झांसी, कालपी, हर जगह बगावत की लपटें ठंडी पड़ने लगीं। जब 1857 की चिंगारी लखनऊ पहुंची तो कमान संभाली एक रानी ने। बेगम हजरत महल आग, अवध के ताज से बेदखल किए गए नवाब वाजिद अली शाह की रानी। उनके नेतृत्व में बागियों ने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी। चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस ने खतरा भांपते ही 3000 अंग्रेज और उनके वफादारों को रेजिडेंसी में कैद कर लिया। एक पत्थर की कोठी को किले में बदल दिया गया। बागियों ने रेजिडेंसी का घेराव कर लिया। चारों ओर धमाके, गोलियां और सुरंगें, हर कोशिश की गई, लेकिन इमारत ढाई न जा सकी। फिर भी 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और लॉरेंस भी घायल होकर जान से गए। 4 महीने तक पट बगावत ने रेजिडेंसी को जकड़े रखा। फिर 17 नवंबर को ब्रिटिश जनरल कॉलिन कैंपबेल मदद लेकर आया और बागियों पर पीछे से हमला बोला। बाकी पीछे हटे। बचने वाले अंग्रेजों को इलाहाबाद भेज दिया गया, लेकिन असली लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। लखनऊ के चप्पे चप्पे में इनकलाब की आग धधक रही थी। अंग्रेजों को पूरे शहर पर काबू पाने में कई महीने माना लगे। 21 मार्च 1958 लखनऊ में बगावत का आखिरी किला भी ढह गया। ब्रिटिश झंडा लहराया गया, लेकिन हजरत महल हार नहीं मानी। वो अपने बेटे भरजिस कदरन के साथ छुप गईं और अवध के दूसरे इलाकों से जंग जारी रखी। इस लखनऊ मुहिम में अंग्रेजों ने भी भारी कीमत चुकाई। 2500 सिपाही मारे गए, जिनमें जनरल हेवलॉक, धन ब्रिगेडियर नील आताल और मेजर हडसन अंडान भी थे। हाँ, वही हडसन जिसने बहादुर शाह जफर के बेटों को धोखे से कत्ल किया था। 1857 क्रांति में 3 नाम अंग्रेजों के लिए खौफ बन गए: बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब। नाना साहब की सेना कालपीनवान के किले में डटी थी, जिसकी कमान उनके भतीजे राव साहब और विश्वस्त सेनापति दांतिया टोपे मौत के हाथ में थी। वहीं रानी लक्ष्मीबाई अपनी रियासत और झांसी बैंड की आजादी के लिए डटी थी। उन्होंने अंग्रेजों से शांति की कोशिश की, लेकिन वेस्ट इंडिया कंपनी उन्हें बगावत की दोषी मान चुकी थी। मार्च 1858 में जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर हमला बोला। तोपों की बमबारी से शहर की दीवारें टूटने लगीं। रानी की मदद को तांतिया टोपे पहुंचे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 3 अप्रैल को अंग्रेज शहर में घुस आए। रानी अपने मुंह बोले बेटे दामोदर को लेकर झांसी छोड़ गईं और कालपी पहुंची। यहां रानी ने राव साहब और तांतिया टोपे के साथ मिलकर दोबारा मोर्चा लिया, लेकिन 22 मई को कालपी भी हाथ से गया। फिर सब ग्वालियर की ओर बढ़े। राजा शिंदे ने पहले विरोध किया, फिर अंग्रेजों का साथ छोड़कर आगरा भाग निकले। किले का नियंत्रण रानी और उनके साथियों ने संभाल लिया, लेकिन जनरल रोज को खबर लग चुकी थी। 17 जून अंग्रेजों ने कोटा की सराय पर धावा बोला, जहां रानी लक्ष्मीबाई अपने चुनिंदा सिपाहियों के साथ थी। लड़ाई छिड़ी। रानी ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन एक अंग्रेज की गोली से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। मरते वक्त उन्होंने कहा, अंग्रेजों को मेरा शव भी न मिले। उनके सिपाही उनका पार्थिव शरीर एक गुप्त स्थान ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। जब दुश्मन वहां पहुंचा, वहां केवल राख थी, रानी नहीं। 2 दिन बाद अंग्रेजों ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया।
इसी के साथ 1857 की पहली आजादी की लड़ाई की अंतिम चिंगारी भी बुझ गई। ग्वालियर की जंग आखिरी बड़ी लड़ाई थी। इस जंग के साथ ही आजादी की लौ बुझने लगी थी। अंग्रेज जीत चुके थे और अब बगावत को विद्रोह कहा जाने लगा, न कि जंग आजादी। अब कंपनी सरकार का एक ही मकसद था, बागी लीडरों को खत्म करना। लगभग 25,000 बागी अंग्रेजी फौज की गिरफ्त से बचने के लिए नेपाल के जंगलों में जा छिपे। इन शरणार्थियों में हजरत महल, उनके बेटे बर्जीस कद्र और नाना साहब जैसे बड़े नाम शामिल थे। नेपाल की हुकूमत ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इन जंगलों में बड़े ऑपरेशंस किए। कई बागी मारे गए, कई पकड़े गए और कुछ वापस हिंदुस्तान की ओर भाग निकले। लेकिन बड़े नाम अब भी हाथ से फिसल रहे थे। नाना साहब, जो कभी मराठा प्रतिरोध का चेहरा थे, 1859 में नेपाल में बीमार पड़ गए। वहीं किसी गुमनाम कोने में उनका अंत हुआ। हजरत महल को नेपाल ने राजनीतिक शरण दी। 1879 में काठमांडू में उन्होंने चुपचाप दम तोड़ दिया। बर्जीस कद्र, जो कभी अवध के ताज के वारिस थे, अंग्रेजों की इजाजत से हिंदुस्तान लौटे और कोलकाता में पेंशन पर जिंदगी के बचे दिन गुजार दिए। तांतिया टोपे, मराठा प्रतिरोध का अदम्य योद्धा, मध्य प्रदेश के जंगलों से पकड़ा गया। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दी गई। राव साहब कुछ बरस छुपे रहे, फिर गिरफ्त में आए और सरेआम फांसी चढ़ा दिए गए। लेकिन एक नाम ऐसा था जो अब तक अंग्रेजों की पकड़ से बाहर था, जनरल बख्त खान। वो रोहिला योद्धा जिसने दिल्ली की क्रांति को खड़ा किया था, अब लापता था। अफवाहें थीं, कभी कहा गया कि वह एक झड़प में मारे गए पर पहचान नहीं पाए गए। कभी कहा गया कि वह नेपाल में साल के जंगलों में खो गए। कुछ कहते हैं वह हिमालय की तलहटी में किसी गांव में गुमनाम जिंदगी जीते रहे। उनकी मौत, उनका ठिकाना, उनकी कहानी सब एक रहस्य बन गई। आज बख्त खान इतिहास के मिसिंग पर्सन्स में गिने जाते हैं। एक ऐसा नाम जिसे वक्त भी भूल नहीं पाया पर पूरी तरह जान भी नहीं सका। 1858 के आखिरी महीनों तक भारत की पहली क्रांति दम तोड़ चुकी थी। बगावत का जो शोला झांसी, अवध और दिल्ली से उठा था, अब राख हो चुका था। 1 नवंबर 1858 ब्रिटिश ताज की ओर से मलिका विक्टोरिया ने एक ऐलान किया, आम माफी। जिन बागियों के हाथ यूरोपीय नागरिकों के खून से रंगे नहीं थे, उन्हें आत्मसमर्पण करने पर माफी दी गई। इस घोषणा ने बचे हुए हजारों लड़ाकों को झुकने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही महीनों में अंग्रेजों ने आखिरी जेबों में बचे विरोध को भी कुचल दिया। 8 जुलाई 1859 सॉन्डर लस्ट्रॉनिक लॉर्ड कैनिंग ने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया, हमारी सैन्य कार्रवाई समाप्त हुई। 1857 की बगावत अब औपचारिक रूप से खत्म हो चुकी है, पर यह इतिहास का छल था। क्योंकि यह बगावत असफल रही, इसलिए अंग्रेजों ने इसे गदर कहकर नकारा। लेकिन सोचिए, अगर यही बगावत सफल हो जाती, क्या तब इसे इनकलाब कहा जाता? साल 7776 में अमेरिका ने भी ऐसा ही विद्रोह किया था और जीतकर आजादी हासिल की थी। इसलिए उन्हें रेवोल्यूशनरी वॉर का गौरव मिला। हिंदुस्तान हार गया, मगर इस हार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया। 2 अगस्त 1858 को ही ब्रिटेन की संसद ने एक कानून पास किया, जिसके तहत भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। कंपनी का कारोबार अब महारानी के नाम हो गया। लेकिन इस हार की एक और कीमत थी, फूट डालो और राज करो। ब्रिटिश हुकूमत ने देखा कि हिंदू और मुसलमान मिलकर अगर अंग्रेजों को चुनौती दे सकते हैं तो इन्हें अलग करना जरूरी है, और यहीं से शुरू हुआ फूट का खेल। कभी मुसलमानों को शक हुआ कि हिंदू अंग्रेजों से मिल गए हैं, कभी हिंदुओं को लगा कि मुसलमान ही गद्दारी कर बैठे। गांव गांव, शहर शहर मजहबी जुनून को हवा दी गई, और इसी रणनीति ने 90 साल तक महज 1200 अंग्रेज अफसरों को 39 करोड़ भारतीयों पर राज करने में मदद दी। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही एक नई पीढ़ी उठेगी। गांधी, जिन्ना और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिवीर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी तहरीकें, और फिर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास आजादी का या फिर बंटवारे का। 1857 की बगावत पर हमारी यह कहानी यहीं पूरी होती है, लेकिन इतिहास के बाकी पन्ने अभी बचे हैं। हम जल्द लौटेंगे शहीद भगत सिंह जी जीवनी, क्रूसेड के संपूर्ण इतिहास और रोमन एम्पायर के उदय से तबाही तक की दास्तान लेकर। तब तक 1857 की सीरीज को शुरू से देखने के लिए यहां क्लिक करें, और इससे भी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी
भारत में कैसे पावर में आई इस प्लेलिस्ट पर जाकर देखें। और हाँ, तारीख को जानना मत छोड़िए, क्योंकि जो अपनी तारीख नहीं जानता उसका भविष्य कोई और लिख देता है। धन्यवाद।